हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस का बात कर रहे हैं हम लोग। और पहला चैप्टर होगा हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का बात करेंगे हम लोग। और जैसा कि आपको पता है कि आपका डेट शीट भी आ चुका है, यानी कि एग्जाम रूटीन भी आ चुका है और साफ साफ लाइन में बोल दिया है कि जो पिछले साल का पैटर्न था वही इस साल भी रहेगा। तो 40 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 40 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपका सब्जेक्टिव रहेंगे। ये तो भले बात ही आपको पता होगा कि 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और 40 क्वेश्चन जो है वो 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव रहेंगे। तो सब चैप्टर वाइज करके मेरा प्रयास रहेगा कि हर चैप्टर का इसी तरह से एमसीक्यू करके हम आपके पास पहुंचाएंगे। और वीडियो में आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे और बेल आइकन को ऑन करके रख लेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो पहला चैप्टर का हम लोग बात कर रहे हैं कि ये चैप्टर हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से है। जैसा कि आपको पता होगा कि केमिस्ट्री का ये चैप्टर है हमारा, क्लास 10th वाले बच्चे को भली बात ये पता होगा, जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसमें पहला नंबर सवाल आता है हमारे पास कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। एक बात हमेशा याद रखोगे बच्चों कि ये जितने भी सवाल आपका जो हो रहा है साइंस का, ये आपका 10 बोर्ड के साथ साथ जो है अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी हो जाता है आपका। यानी कि साइंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन के एग्जाम में वो इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो हमेशा ये ध्यान में रखेंगे आप और कवर करते चलेंगे और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर आ सकता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आता है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन दैट मीन्स आपको पता होगा, है ना। श्वसन दैट मीन्स क्या हो गया, सांस लेना। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो भाई मेरे इसका आंसर आपका जो होगा वो होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ये सवाल आता है कि सर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये कैसे होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्पन्न होता है, यानी कि ऊष्मा निकलता है। वैसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना। मतलब जिस रासायनिक अभिक्रिया में हमें क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसी में जैसे संयोजन अभिक्रिया का बात किया है, तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वहीं पे जैसे अपचयन अभिक्रिया भी है। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं हम लोग, तो कहता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है या फिर हाइड्रोजन का बनना होता है या हाइड्रोजन का जुड़ना होता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, यानी कि ऊष्मा का खत्म होता है, ऊर्जा का खपत होता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे जो श्वसन है वो श्वसन हमारा किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, तो श्वसन हमारा यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। आगे बढ़ते हैं सवाल में। ठीक, आते हैं दूसरा क्वेश्चन है, कहता है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। फेरस सल्फेट जो होता है एक धातु होता है, उसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग आपका होगा हरा। ये याद रख लीजिएगा, हो सके एग्जाम में पूछ दे, तो बस आपको क्या करना है, अगर याद रहेगा तो तुरंत आप टिक लगा करके चल दोगे। ठीक है, थर्ड नंबर सवाल में आते हैं हम लोग। कहता है कि साग सब्जियों को विघटित होकर के कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे क्या होता है ना, जैसे आप देखते होंगे कि जो साग सब्जी सड़ गल जाता है उसको क्या करते हैं हम लोग, एक गड्ढे में ला करके डाल देते हैं, है ना, ताकि वो कंपोस्ट हो जाए। कंपोस्ट का मतलब होता है सड़ गल करके क्या हो जाए, कुछ नया पदार्थ बन जाए, या कुछ सड़ गल करके क्या करे, गैस का निर्माण करे, है ना। जैसे बायोगैस में हम लोग जब पढ़े थे तो बायोगैस में यही चीज बताया गया था कि एक गड्ढे को क्या करते हैं, गड्ढे लेते हैं, गड्ढे में क्या करते हैं, जितने भी तरह का अपशिष्ट पदार्थ होता है उस कचड़े को डाला जाता है और उसको ऊपर से पैक कर दिया जाता है और कुछ समय के बाद वो विघटित होकर के
क्या करता है? विघटित होना। विघटित का मतलब होता है सड़ना, गलना। अब विघटित हो करके क्या करता है? वो गैस का निर्माण करता है। जैसे कि हम लोग जब पढ़े हुए थे बायोगैस में, तो वहां से हम लोग देख रहे थे कि कुछ मीथेन गैस बना रहा है तो कुछ और गैस बना रहा है। ठीक है, तो यहां पे सवाल करता है कि साग सब्जियों को विघटित होकर के कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो याद रखिएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि यहां से हमें क्या करता है? ऊष्मा का निर्माण होता है। जैसे जब बायोगैस आप पढ़े होंगे तो बायोमास में हम लोग देखे थे कि क्या होता था? ऊष्मा का ही तो निर्माण होता था, नहीं गैस का ही निर्माण होता था, ताकि हम लोग क्या करते थे? उसका यूज करते थे खाना बनाने में, तो मोटर चलाने में, बहुत सारे एक्सेट्रा, है ना, जो चैप्टर पढ़े होंगे आप। इसके बाद अगर हम बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन में, तो कहता है कि लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? देखो लाल तप्त आयरन यानी कि यहां पे आयरन का बात कर दिया, इसका मतलब आप कंफर्म हो जाओ कि Fe होगा, यानी Fe बोले तो आयरन होगा। ठीक है, कहता है कि लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, यानी कि कौन सा पदार्थ हमें मिलता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो Fe2O3 मिलेगा हम लोग को। ठीक है, और इसका नाम जो होता है, प्रचलित नाम जो है, इसका नाम है हेमेटाइट। याद रखिएगा, अगर ये ऑप्शन ना दे और यहां पे लिखा हुआ मिले हेमेटाइट, तो हेमेटाइट को आपको टिक लगाना है। ठीक है, अब ये हेमेटाइट जो होता है वो आयरन का ही एक ऑक्साइड होता है, यानी आयरन का ही एक पार्ट होता है। ठीक, तो ये याद रखोगे कि लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है हमें? तो Fe2O3 यानी कि हेमेटाइट होता है। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो बार बार रिपीटेड होता है, जो यहां पे 5 नंबर क्वेश्चन का हम बात करेंगे, कहता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक से अभिक्रिया करते। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता होगा ना, Na2O3 का बात कर रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जिंक से हम लोग क्या करते हैं, यानी Zn से जब अभिक्रिया करते हैं, तो कौन सा उत्पाद बनता है? ये कौन सा उत्पाद बनता है? ये आपका एग्जाम्पल में ही दिया हुआ था, आप अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, कहता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो हमारे पास कौन सा उत्पाद बनता है? तो हमारे पास बनता है Na2ZNO प्लस H2। देखो Na2ZNO प्लस H2, यानी कि ये पदार्थ हमारा बनता है। ठीक है, याद रखोगे, रिपीटेड सवाल है ना। तो कौन सा पदार्थ बनेगा? Na2ZNO प्लस में H2। ठीक है, और ये अगला सवाल तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो अगला सवाल बार बार रिपीटेड होता है कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? दूध से दही बनना, आपको पता होगा कि दूध से दही कैसे बनता है, और अगर नहीं पता होगा तो साइंस वाले किताब में अगर देखेंगे, जहां पे हम लोग पढ़े थे भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया, वहां पे हम लोग देखे थे कि दूध से दही बनना जो होता है ये हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया होता है। रासायनिक अभिक्रिया करने का मतलब है जो इंटरनली पार्ट होता है, जो इंटरनली प्रोसेस होता है, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, भौतिक अभिक्रिया होता है जो हम लोग देखते हैं फेस टू फेस, जो फिजिकली जो यानी कि हम लोग देखते हैं और देख करके जो बदलाव आता है ना देखते हुए, जैसे पेड़ का काटना, ये भौतिक अभिक्रिया हो गया। ठीक है, पेज को फाड़ देना, ये सब भौतिक अभिक्रिया है। गिलास को फोड़ देना, गिलास शीशा गिलास को तोड़ देना, तो ये सब भौतिक अभिक्रिया है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कि दूध से दही का बनना, तो वो रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। जैसे मोमबत्ती का जलना, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। तो दूध से दही बनना, यहां पे कैसा परिवर्तन होगा? यहां पे ये रासायनिक अभिक्रिया होगा। ठीक है, यानी रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 तरफ बढ़ते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो बिना ज्वाला का जलने वाला जो पदार्थ होगा वो हमारा कोयला होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर आता है कि आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? भाई मेरे, जो आप चिप्स खाते हो, बहुत सारे बच्चे, खास करके लड़कियों के लिए ये बहुत फेवरेट होता है, चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, तो उनके नॉलेज के लिए हम बताते हैं कि जो पैकेट जो आपका जो फुला हुआ रहता है ना, लगता है कि उसमें बहुत सारा भरा हुआ रहता है, लेकिन भरा हुआ नहीं रहता है। चिप्स जो रहता है वो थोड़ा सा रहता है, लेकिन पैकेट पूरा फुला हुआ रहता है, और उसके पैकेट में जो है वो नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है, नाइट्रोजन गैस को, ताकि जो अंदर का जो खाद्य पदार्थ है ना वो सुरक्षित रहे, है ना। क्योंकि उसका जो है, मान के चलिए कि मार्केट में अगर आज बना है तो वो 2, 3, 4 महीने तक जो है वो ऐसे ही पड़ा रहता है, तो वो खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहे, इसलिए जो है पैकेट के अंदर में नाइट्रोजन गैस को डाल करके भेजा जाता है, ताकि अच्छे तरीके से रहे वो। ठीक,
आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिंपल सी बात है, सिल्वर जहां पे आ गया मतलब चांदी का बात कर रहा है, ऐसे याद रखिएगा। तो चांदी का बात करेंगे तो चांदी का रंग जो है कैसा रहता है? श्वेत रहता है। तो बस सिंपल सी बात है, सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होगा वो कैसा होगा? श्वेत रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, कहते हैं कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। देखो भैया, मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग जलाते हैं ना, एक पदार्थ होता है, आप देखे हो या नहीं देखे हो अलग बात है, लेकिन कहता है कि जब मैग्नीशियम फीता को अगर हम लोग जलाते हैं ना, तो जो उसमें जो आग जो जलती है ना, उसका जो लौ होता है ना, वो कैसा होता है? तो सिंपल सी बात है कि वो चमकीला और उजला होता है। कैसा होता है? चमकीला और उजला होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 तरफ बढ़ेंगे और कहता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विस्थापन अभिक्रिया है? अब देखो, द्विस्थापन अभिक्रिया आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए। जैसे सपोज दैट कीजिए कि दो ऐसे पदार्थ हैं A प्लस बी, जब इसको हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या करता है कि B वाला पार्ट A के पास चला जाता है और A वाला पार्ट B के पास आ जाता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं द्विस्थापन अभिक्रिया, बस ऐसा समझ लो। तो यहां पे ऑप्शन में आपको देख रहा होगा कि इनमें से कौन द्विस्थापन अभिक्रिया है। क्या पहला वाला ऐसा लग रहा है? क्या पहला वाला तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि इधर हमारा 2 अभिकारक है, इधर में हमारा 1 है, उत्पाद दिया हुआ केवल। लेकिन वहीं पे अगर हम थर्ड वाले का बात करेंगे तो थर्ड वाले में ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे AgNO3 को जब हम लोग NaCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहां से क्लोरीन उठ करके चला जाता है Ag के पास, मतलब सिल्वर के पास, और NO3 जो है वो Na के पास आ जाता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को ही हम लोग कहते हैं द्विस्थापन अभिक्रिया। द्वि का मतलब यहां पे 2 हो जा रहा है और विस्थापन का मतलब होता है जब जगह में अपना परिवर्तन लाता है तो। ठीक है, तो द्विस्थापन अभिक्रिया यहां पे हमारा हो जाएगा AgNO3 प्लस NaCl। ये जब होगा रिएक्ट तो AgCl एक साथ और NaNO3 एक साथ देगा हमारा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि Zn प्लस CuSO4 जब रिएक्ट होता है तो ZnSO4 प्लस Cu बनता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखो, अभी पीछे हम लोग जब चर्चा कर रहे थे द्विस्थापन अभिक्रिया में, तो यहाँ पे देख रहे थे कि भैया यहां से अगर आप देखोगे SO4 जो है वो क्या कर रहा है? Zn के पास चला जा रहा है और कॉपर को अकेला छोड़ दे रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है, वो भी क्या कर रहा है? तो यहां पे हमारा जो होगा संयोजन अभिक्रिया तो होगा नहीं, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक का अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करता है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? विस्थापन में जब एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित कर देता है, उसको वहां से हटा देता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो आएगा ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। देखो यहां पे एक ही एलिमेंट क्या हो रहा है? विस्थापित हो रहा है। द्विस्थापन में क्या होता था कि 2 एलिमेंट होना चाहिए, 2 एलिमेंट विस्थापित करेगा तब द्विस्थापन होगा, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? एक ही एलिमेंट यानी कि SO4 केवल जो है Zn के पास जाकर के अटैच कर रहा है, तो ये हमारा विस्थापन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। कहता है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? मान के चलिए कि लौह चूर्ण है ना, मतलब लोहा का कुछ पार्ट है चूना हुआ, मतलब चूर्ण पार्ट का मतलब समझते हो? भुना मतलब थोड़ा थोड़ा महीन वाला पार्ट। उसमें अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालते मतलब HCl को डाल देंगे तो क्या होता है? तो जब भी इस तरह का प्रोसेस होता है तो कहता है कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा। कैसा बनेगा? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा। ठीक है, फिर है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? मेरे भाई सबसे पहले ये चीज समझ लो, जब आप संचारण पढ़े होंगे, ठीक है, इसी चैप्टर का हम बात कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में, तो वहां पे हम लोग देखे थे कि जब लोहा में अगर संचारित हो जाता है तो उसको बचाने के लिए, संचारण से बचाने के लिए हम लोग बहुत सारे उपाय करते हैं, जैसे ग्रीस लगाते हैं, पेंट लगाते हैं। उसी प्रकार से जिंक से लेपित किया जाता है, मतलब जिंक से उसके ऊपर ना लेप चढ़ाया जाता है। तो ये क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? तो इसका नाम होता है गैल्वेनीकरण। क्या होता है? गैल्वेनीकरण होता है। इसको आप दिमाग में सेट कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 तरफ आते हैं। कहता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? अरे भाई मेरे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसको जब जलाया जाएगा तो इसके धुएं का रंग कैसा होगा? तो इसके धुएं का रंग जो होगा वो भूरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? भूरा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? भैया मेरे, अभी आप पीछे क्वेश्चन में चर्चा की हम लोग कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया को हम लोग क्या करेंगे?
संचारण कहेंगे। क्या कहेंगे? संचारण कहेंगे। ठीक है, विकृत ग्रंथिता तो होगा नहीं, विस्थापन तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो गलत बात है। संचारण होगा जो लोहे पर जंग लगने की क्रिया को करते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद कहता है कि 17 नंबर सवाल में कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? कौन सा बुझा हुआ चूना है? मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र दे दिया है और आपको बताना है कि बताइए कि इसका सूत्र क्या होगा। बुझा हुआ चूना, ये बार बार रिपीटेड सवाल होता है, तो इसका आंसर आपका होगा CaHOH2 होगा। ठीक है, CaHOH2 होगा। क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करेंगे 18 नंबर सवाल कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? जैसे देखिए, अगर मान के चलिए कि जब हम लोग दो एलिमेंट को लेकर के रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो एक हमारा क्या करता है, उत्पाद निर्माण होता है। तो यहां पे जो अभिकारक में जो भाग लेते हैं इसको हम लोग अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। प्रतिफल तो नहीं होगा। ठीक है, अभिक्रिया तो भैया अभिक्रिया में प्रोसेस को ही अभिक्रिया कहते हैं और अभिकारक यहां पे हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं और कहता है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? अब यहां गौर से अगर देखोगे तो कहता है Fe2O3 प्लस 2Al को जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास आ रहा है Al2O3 प्लस 2Fe। बताना है कि आपको ये जो अभिक्रिया दी गई है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहां पे अगर गौर से देखोगे तो भाई O3 जो है वो एल्युमिनियम में आकर के अटैच कर गया है, नहीं, और यहां पे केवल क्या किया है, Fe को बाहर कर दिया। तो इसके अनुसार से मेरे ख्याल से लग रहा है कि ये विस्थापन अभिक्रिया होना चाहिए और सही बात है, ये विस्थापन अभिक्रिया ही होगा क्योंकि यहां पे मात्र एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह पे क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया ही कहलाएगा। द्विविस्थापन कब होता है? जब दो एलिमेंट का क्या होता है, जगह में बदलाव होता है, तो वो क्या कहलाता? द्विविस्थापन कहलाता है। लेकिन यहां पे क्या है, केवल एक एलिमेंट का हो रहा है। ठीक है, इसके बाद नीचे लास्ट सवाल आते हैं 20 नंबर कहता है कि CuO प्लस H2 को रिएक्ट करवाते हैं तो Cu प्लस H2O देता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? देख लो भैया, तो यहां पे क्या हो रहा है मालूम है? यहां पे हो रहा है कि जब भी इस अभिक्रिया में अगर हम लोग लेते हैं तो यहां ऑप्शन दिया है कि उपचयन होगा क्या, अपचयन होगा क्या, या उदासीनीकरण होगा या रिडॉक्स होगा। तो देखो, उपचयन, अपचयन और उदासीनीकरण और रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो यहां पे आपका जो आंसर होगा वो रिडॉक्स अभिक्रिया होगा। रिडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं मालूम है आपको? जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होता है, उपचयन और अपचयन दोनों होता है, वैसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। तो यहां पे ऑक्सीजन का ह्रास भी हो रहा है और क्या हो रहा है, उत्पन्न भी हो रहा है, तभी तो यहां पे H2O लिखा हुआ है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस थे और इस तरह के आपके पास सेट जाते रहेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें इस चैनल में जो है, इस चैनल के माध्यम से आपके पास हर चैप्टर वाइज का 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ विथ एक्सप्लेनेशन आपके पास पहुंचेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और कमेंट करना ना भूलेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िए और एग्जाम का तैयारी अच्छे से कीजिए।